दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 मार्च, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो बात करते हैं कि बिहार के गाँव में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, गाँव में भी लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुसलमानों को लेकर पूछा गया सवाल। योगी बोले मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं। अब पड़ेगा महंगाई का बोझ, खाने वाले तेल, पेट्रोल, डीजल, दवाई, चाय, मसाले, साबुन, निरमा, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब होगी महंगी। बिहार के सभी शहरों में विशेष गाड़ी चेकिंग चल रही अभियान। गाड़ी लेकर के बाहर निकलेंगे तो फिर रखे ध्यान। बिहार में बिजली कटने की समस्या होगी दूर, 24 घंटे मिलेगी बिजली। और दोस्तों अब बात विस्तार से, तो बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गांव में भी बहुत जल्द स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। वहीं बिहार के सभी सरकारी कार्यालय में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार पटना के शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की संख्या लगातार बढ़ने से उत्साहित बिजली कंपनियों ने अब ग्रामीण इलाकों में भी यानी कि गाँव में भी प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी कर ली है। बहुत जल्द गाँव में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। दरअसल ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकार को समय पर बिजली बिल नहीं देते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब बिजली कंपनियां ग्रामीण इलाकों में प्रीपेड मीटर लगाएगी। वहीं सभी सरकारी ऑफिस को भी प्रीपेड मीटर से लैस किया जाएगा। आपको बता दूं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिल्कुल भी मोबाइल नंबर की तरह कार्य करता है। जब आपका मोबाइल रिचार्ज रहेगा तभी आप किसी से बात कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज होगा तभी आपके घर में बिजली की सप्लाई होगी। और अगर आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज नहीं करेंगे तो फिर आपके घर में बिजली की सप्लाई नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने को लेकर के हर शनिवार को विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तथा ट्रैफिक नियम को तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। खबर के अनुसार परिवहन विभाग ने शनिवार को बिहार के सभी जिलों में हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ रेस ड्राइविंग और व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर की उपलब्धता की जाँच के लिए विशेष अभियान चलाने को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर 2000 रुपए लिया जाता है। वहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पहले से तय जुर्माना की वसूली की जाएगी। यह शनिवार को बिहार के कई जिलों में जुर्माना भी लगाया गया है। बिहार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता के साथ सख्ती से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। यह सभी जिलों में गाड़ी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलेगी, साथ ही साथ उन्हें बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। खबर के अनुसार औरंगाबाद के नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन की 660 मेगावाट की तीसरी और अंतिम इकाई के विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो गया है। ये बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ के लोगों को अब बिजली की किल्लत नहीं होगी। आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मापदंडों के अनुरूप इस यूनिट ने अगले 72 घंटे का फुल लोड ट्रायल रन ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बहुत जल्द बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों को इससे बिजली मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने औरंगाबाद के नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन की 84% बिजली गृह राज्य बिहार को आवंटित की है, जबकि बाकी बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अफसरशाही को लेकर के नीतीश सरकार हमेशा विधायकों के निशाने पर रही है, लेकिन आज बिहार विधानसभा में एक बार फिर से अधिकारियों की मनमानी का मामला उठा। दरअसल विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में इस मामले को जब विधायकों ने उठाते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी विधायकों को पूरा सम्मान नहीं देते हैं, तो आरजेडी और बीजेपी की विधायक की एक साथ खड़े हो गए। ऐसे में सरकार सदन के अंदर फंस गई। दरअसल आरजेडी के विधायक रामबलि सिंह यादव ने विधानसभा में कल इस मामले को उठाते हुए आरोप लगाया है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अधिकारियों के लिए विधायकों के साथ सम्मान को लेकर के प्रोटोकॉल के तहत विधायकों के पत्र तक का जवाब अधिकारी नहीं देते हैं। इसके बाद बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने भी सदन में उठ खड़े हुए और एक एक करके कई विधायकों ने सदन में आरोप लगाया है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पत्र का जवाब तक नहीं देते हैं। जब बीजेपी के विधायक ने कहा है कि उनके सैकड़ों पत्रों का एक बार भी जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं आया है। अधिकारियों की तरफ से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाने पर सरकार की तरफ से मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी बचाव किया। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों के लिए प्रोटोकॉल पहले से तय है।
दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार में एक महिला के प्यार में बेवफाई की कहानी पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मनसाही के रहने वाले अर्जुन यादव की शादी चौहान टोला की काजल से हुआ था। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। बेहतर ढंग से परिवार का भरण पोषण हो इसीलिए अर्जुन कमाने के लिए पंजाब गया हुआ था। इस बीच कटिहार ड्राइवर टोला के ही रहने वाले कन्हैया को काजल दिल दे बैठा। जहाँ इतना ही नहीं, दोनों गुपचुप शादी कर ली जहाँ और साथ भी रहने लगे। अर्जुन के परिवार के लोगों के द्वारा जब प्रदेश में रह रहे अर्जुन को इसकी सूचना दिया गया तो फिर अर्जुन ने कटिहार लौट करके अपनी पत्नी को घर लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस दौरान कन्हैया ने अर्जुन के साथ मारपीट करते हुए उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया, जहां उसका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। बड़ी बात यह है कि अब भी अर्जुन अपनी पत्नी को वफादार मानते हुए कन्हैया द्वारा पैसा रखने के मकसद से उन्हें जबरन किडनैप कर लेने की बात कह रहे हैं। जहां अब इस मामले पर पूरा सच क्या है ये तो फिर जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल कटिहार में हम तुम और वो वाली लव ट्रायंगल स्टोरी पूरे चर्चा में है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में नए एयरपोर्ट के विकास को लेकर के सरकार गंभीरता दिखा रही है। यह पटना और गया एयरपोर्ट को विकसित करने के साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट पर भी यात्री सुविधाओं के विस्तार की कवायद तेज होने लगी है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया है कि सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए बजट का प्राविधान किया है, जहां इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि तृतीय अनुपूरक बजट में वार्षिक स्कीम की राज्य स्कीम में मद में दरभंगा हवाई अड्डे के लिए 133 करोड़ 34 लाख रुपए प्राविधान किया है, जिससे एयरपोर्ट के विकास कार्यों में गति आएगी। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि उत्तर बिहार के प्रमुख शहरों में से एक मिथिलांचल की हृदय स्थली माने जाने वाले दरभंगा में हवाई अड्डे के विकास के रास्ते खुले हैं। एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने से शहर के विकास के मार्ग प्रशस्त हुए हैं, जहां हवाई अड्डे से सटे इलाकों का औद्योगिक और सामाजिक विकास भी होगा। जहां उन्होंने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट के विकास से शहर में उद्योग धंधों का विकास, मॉडर्न टाउनशिप, छोटे कारोबार से स्थानीय युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि बिहार में फिलहाल 3 एयरपोर्ट आम नागरिक सेवाओं के लिए उपलब्ध हो गए हैं। जब पटना के नजदीक बिहटा में एयरपोर्ट की हवाई पट्टी को भी सामान्य नागरिक सेवाओं के लिए विकसित करने की योजना बन चुकी है। जहां इसके अलावा रक्सौल, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया जैसे शहरों में भी एयरपोर्ट चालू करने की मांग होने लगी है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कल अंतिम चरण का मतदान था। 4 राज्यों में पहले ही चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल समेत तमाम पेट्रोलियम उत्पाद महंगे होंगे। ये जरूरी सामान की कीमत में बढ़ोतरी करने का भी काम करेगी। इससे आम लोगों पर घर के बजट का बोझ बढ़ना तय है। जब पिछले 4 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर है। हालिया जारी रिपोर्ट्स की माने तो फिर 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के बाद दिवाली के बाद से स्थिर पेट्रोल और डीजल के दाम में तेज बढ़ोतरी की जा सकती है, जहां इनमें 15 से 22 रुपए तक वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे जहां एक और सफर करना महंगा हो जाएगा तो वहीं दूसरी ओर माल ढुलाई का खर्च भी बढ़ेगा, जिसका सीधा सा असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा। इसके अलावा खाद्य वस्तुओं के महंगे होने के आसार हैं। जहां जीएसटी काउंसिलिंग की अगली बैठक मार्च अंत या फिर अप्रैल की शुरुआत में हो सकती है। जीएसटी काउंसिल आगामी 47वीं बैठक में माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की 5% से बढ़ाकर के 8% करने पर विचार कर सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को 80-20 की लड़ाई बताने को लेकर विपक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विभाजन की राजनीति का आरोप लगा रहा है। जहां विपक्ष इसे हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश बता रहा है तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी अलग परिभाषा देते हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के साथ रिश्ते को लेकर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वे भी उनसे प्यार करते हैं। जहां एक टीवी इंटरव्यू में सीएम योगी से पूछा गया है कि आपने कहा कि मुसलमानों से मेरा रिश्ता वही है जो उनका मुझसे है, इसका मतलब क्या है? इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेरा वही रिश्ता है, मुझसे उनका जैसा व्यवहार है मेरा उनके साथ वैसा ही व्यवहार है। वे मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को संविधान दिया है। देश में 135 करोड़ लोगों के लिए काम करना है, जहां ये व्यक्तिगत कानून से नहीं चल सकता। संविधान से ही देश चलेगा। गजवा हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी पूरा नहीं होगा। आज फिर से मैं ये कह रहा हूं। एक अन्य टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीती, 80% 2017 में जीती, 80% सीटें 2019 में जीती और फिर एक बार 300 पार का लक्ष्य जब प्राप्त होगा तो 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर कल एक बार फिर से भगवान के जमीन के मालिकाना हक का मामला उठा। जी हां, बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने इस मुद्दे को सदन के पटल पर रखा। बीजेपी विधायक के सवाल पर सरकार की तरफ से मंत्री प्रमोद कुमार जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि वे पूरे बिहार में घूम घूम करके मंदिर की कितने एकड़ जमीन है इसको चिन्हित किया है। मंत्री प्रमोद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया है जिसमें साफ कहा गया है कि मंदिर और मठ के जमीन के स्वामी के तौर पर भगवान होंगे। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि कोर्ट के आदेश में साफ लिखा हुआ है कि जो भी मंदिर है उस जमीन का मालिकाना हक भगवान का ही होगा। हालांकि बिहार के कई मंदिर और मठ के जमीन पर देख रेख करने वाले और फिर पूजा करने वाले पुजारी ही उस पर मालिकाना हक जताते आ रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार की गई थी। सदन से बाहर आकर के संजय सरावगी ने कहा है कि जैसे हम अपने प्रॉपर्टी की चिंता करते हैं वैसे ही मंदिर की जमीन की चिंता धार्मिक न्याय ही करेगा। बहुत सारे मंदिर अभी अवैध कब्जे में हैं, जहाँ सेवा कर हकदार नहीं हो सकता है, इसलिए रैयत में भगवान का नाम होना चाहिए। जहाँ राजस्व विभाग अब इसकी निगरानी करेंगे। दरअसल ये अक्सर देखने को मिलता है कि मंदिर की जमीन पर पुजारी अपना अधिकार जमा लेता है, बना लेता है। जहाँ सरकारी कागज पर भी पुजारी का नाम लिख दिया जाता है, उसके बाद पुजारी अपनी मर्जी से मंदिर की जमीन को बेच देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला वासियों को रेलवे की ओर से नवनिर्मित एक्सलेटर और लिफ्ट का स्थानीय सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने फीता काट करके उद्घाटन किया है। किशनगंज रेलवे स्टेशन में एक्सलेटर, सीढ़ी और लिफ्ट की सुविधा शुरू हो जाने से खास करके बीमार यात्री, दिव्यांग और वृद्ध यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक जाने में आसानी होगी। आपको बता दूं कि किशनगंज स्टेशन में साल 2017 से में ही एक्सलेटर और लिफ्ट निर्माण करने का प्रस्ताव पारित हुई थी। हालांकि 2020 में कोरोना के प्रतिबंधों में कार्य बाधित हुआ था, जिसकी वजह से कार्य संपन्न होने में देरी हुई, जो 5 साल के बाद तैयार होकर के किशनगंज रेलवे स्टेशन में उद्घाटन हुआ है। किशनगंज के कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने बताया है कि जिस स्टेशन पर यात्रियों की संख्या अधिक हो वहां एक्सलेटर और लिफ्ट लगाने का प्रावधान था, उसी कड़ी में किशनगंज रेलवे स्टेशन को भी ये सुविधा आज मिल गई है। दोस्तों सही कहा जाता है कि प्यार सरहद और मजहब को नहीं मानता, उसे ना तो किसी धर्म से मतलब होता है और ना ही किसी देश से। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के नवादा में हुआ है, जब जर्मनी की लड़की बिहार के लड़के से शादी करने के लिए जर्मनी से अकेले ही स्पेशल वीजा से इंडिया आ गई। जर्मनी की रिसर्च स्कॉलर लॉरिसा बेंच ने अपने बिहारी प्रेमी सत्येंद्र कुमार के साथ हिंदू विधि विधान के साथ शादी रचाई। सत्येंद्र नवादा जिला के नरहट प्रखंड के बेहोटा के निवासी है, जबकि उनकी पत्नी बनी लॉरिसा जर्मनी की रहने वाली है। जानकारी के अनुसार सत्येंद्र कुमार और लॉरिसा दोनों एक साथ स्वीडन में रिसर्च कर रहे थे। दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि लॉरिसा बेंच स्पेशल वीजा लेकर के इंडिया पहुंची और दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा ली। जर्मनी में पली लॉरिसा को ना तो हिंदी आती है और न ही वे कल्चर को जानती थी, लेकिन जब विवाह समारोह शुरू हुआ तो फिर उन्होंने वे सारी रस्में निभाई जो एक हिंदू कन्या करती है। जब सिंदूर दान के बाद लॉरिसा बेंच सुहागन बन गई। आपको बता दूं कि लॉरिसा अपनी शादी के लिए स्पेशल वीजा लेकर के इंडिया आई थी, जहां उनके माता पिता को वीजा न मिलने की वजह से नहीं आ पाई। राजगीर स्थित एक होटल में शादी की सारी रस्में पूरी की गई। जहां लॉरिसा ने बताया है कि वह 2019 से प्यार में थी और 3 साल बाद इंडिया आकर के यही शादी करने का भी प्लान बनाया। उन्होंने बताया है कि वह यहाँ की लाइफ एंजॉय करने आई है। जहां इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के कल्चर और मेरे कल्चर में बहुत अंतर है, लेकिन प्यार बड़ी चीज है। यहाँ के कल्चर और मेरे कल्चर में बहुत अंतर है, लेकिन प्यार बड़ी चीज है। मैं अच्छे से भाषा नहीं समझ सकती, बस कुछ शब्द समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि सत्येंद्र कुमार बेरोटा निवासी विष्णुदेव महतो और फिर श्यामा देवी की पुत्र है। जहाँ इस शादी से सत्येंद्र के परिवार वाले बहुत खुश हैं। जहाँ शादी में शामिल होने आए लोगों ने कहा है कि आज दुनिया बदल रही है, ऐसे में हम सबको बदलना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर 7 मार्च को 67 साल के हो गए हैं। अनुपम खेर का जन्म हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक कश्मीरी पंडित फैमिली में हुआ, जहां अनुपम खेर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की है। जहां साल 1984 में आई महेश भट्ट की फिल्म सारांश से अनुपम खेर ने डेब्यू किया था। फिल्म में 28 साल के अनुपम ने एक मिडिल क्लास रिटायर बूढ़े शख्स का किरदार निभाया था। अनुपम खेर ने अपने करियर की शुरुआत में काफी संघर्ष किया। अनुपम खेर 37 रुपए लेकर के मुंबई आए थे। शुरुआत के दिनों में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी थी, जहां एक वक्त उन्होंने घर वापस लौटने का फैसला भी कर लिया था। यही नहीं, लुक्स के कारण अनुपम खेर को कोई काम देने से भी कतराता था। अनुपम खेर के मुताबिक शुरुआत के 3 साल में उन्हें किसी ने भी काम नहीं दिया। जहां इसके बाद वे महेश भट्ट से मिले थे, जिन्होंने उन्हें फिल्म सारांश
सारांश में काम दिया। जहाँ सारांश ने अनुपम खेर को करियर में एक नया मोड़ दिया। अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर के 2019 चुनावी एफिडेविट के मुताबिक अनुपम खेर की संपत्ति कुल 16 करोड़ रुपए है। फिल्मों के अलावा विज्ञापन और टीवी शो के माध्यम से भी वे कमाई करते हैं। इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज बेंज S350 कार है। इसकी कीमत 2 करोड़ 9 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसके अलावा उनके पास स्कॉर्पियो कार है। इसकी कीमत 8 लाख रुपए है। अनुपम खेर ने कार के लिए 35 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन ले रखा है। अनुपम खेर अपनी मम्मी दुलारी के काफ़ी करीब हैं। मार्च 2017 में उन्होंने शिमला में बंगला खरीद करके अपनी मां को गिफ्ट किया था। अनुपम खेर ने साल 1979 में मधु मालती से शादी की थी। अनुपम खेर की ये अरेंज मैरिज थी। ये शादी ज़्यादा साल तक नहीं चली। साल 1985 में अनुपम खेर ने एक्ट्रेस और चंडीगढ़ से लोकसभा सांसद किरण खेर से दूसरी शादी की थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के छपरा में सोमवार को एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। दरअसल पैर की टहनी कटते ही लोगों को उसमें हिजाब वाली लड़की दिखी। फिर क्या था, इस कटी हुई टहनी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह घटना जिले के जनता बाजार के सादपुर गांव की है, जहां लोग इस घटना को चमत्कार से जोड़ करके देख रहे हैं। यह घटना अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि शाहपुर गाँव निवासी अब्दुल मन्नान के बगीचे के पास कब्रिस्तान में एक तूत का पेड़ था, जिसे उन्होंने सूखने पर काट दिया। इस पेड़ को काटने के बाद एक टहनी में लड़की की आकृति दिखी, जिसने हिजाब पहन रखा है। ये बात देखते ही देखते गांव में या फिर खबर में फैल गई और लोग अब्दुल मन्नान के घर पहुंचने लगे। जहां स्थानीय निवासी मोहम्मद इलियास ने बताया है कि लोग इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अंधविश्वासी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पेड़ में अक्सर ऐसा होता रहता है। ये पेड़ इलाके में लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दूं कि पिछले 1-2 दिनों से लगातार चमत्कार के मामले सामने आ रहे हैं और छपरा में कई लोग मंदिर में भगवान को दूध पिला रहे हैं। लोगों का कहना है कि चम्मच से भगवान की प्रतिमा दूध पी रही है। इस चमत्कार की खबरें अभी थमी नहीं थी कि तब तक पेड़ से हिजाब वाली लड़की की आकृति की खबर ने जोर पकड़ लिया है। जहां स्थानीय जानकार इन चमत्कारों के पीछे वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास में डूबे लोग ये समझने को तैयार नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि साइबर अपराधियों का नेटवर्क दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। खाते से कब और कैसे पैसे निकाला जाएगा ये कोई नहीं जानता है। साइबर क्राइम का एक और मामला शेखपुरा जिला के एयरपोर्ट थाना में आया है। दरअसल शेखपुरा जिला के शास्त्री नगर थाना के खाजपुरा के रहने वाले आदिल हुसैन के खाते से साथियों ने 1,24,998 रुपए की निकासी कर ली। इसमें हैरत की बात यह है कि साइबर फ्रॉड ने ना तो कोई कॉल किया और ना लिंक और ना ही मैसेज, लेकिन खाते से रुपए की निकासी कर ली। जब बाद में पैसे निकासी का मैसेज आया तो पता चला कि जालसाजों ने खाते से पैसे की निकासी कर ली है। पहली बार में 1 लाख और दूसरी बार में 24,998 रुपए की निकासी कर ली है। जहाँ आदिल का खाता SBI के शेखपुरा ब्रांच में है। आदिल ने एयरपोर्ट थाने में लिखित आवेदन दिया है। पुलिस मामला दर्ज करके छानबीन कर रही है। आदिल ने पुलिस को बताया है कि बैंक से जुड़ी गोपनीयता हमने भंग नहीं की है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि उन्हें किसी भी साइबर फ्रॉड ने फोन भी नहीं किया है। इतना ही नहीं, उनके मोबाइल पर कोई मैसेज या फिर लिंक भी नहीं आया है। अब अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। जब अकाउंट से पैसे निकाले गए तब उनके मोबाइल पर पैसे निकालने का 2 मैसेज आया। अब पुलिस ये आशंका जता रही है कि साथियों ने आदिल के ATM कार्ड का क्लोन करके पैसे की निकासी की है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शराब समेत अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चलाए जा रहे समाज सुधार अभियान का बिहार के लोगों पर असर होता नहीं दिख रहा है। मामला बिहार के समस्तीपुर का है, जहां शराब पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला मुखिया से लेकर के पुलिसकर्मी जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। हालांकि KDB लाइव इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार को दलहिनसराय के पाड़ गांव में शराब पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पुलिस के अधिकारी, जवान और पुलिस मित्र जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। किसी ने इस शराब पार्टी का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वायरल वीडियो पांड पंचायत के वार्ड संख्या 10 का है। यहाँ शनिवार की देर शाम वीरेंद्र कुमार महतो के घर की छत पर बने कमरे में शराब पार्टी चल रही थी। इस शराब पार्टी में मुखिया पति, एक महिला मुखिया, कई जनप्रतिनिधि, पुलिस के गश्ती पदाधिकारी, होमगार्ड के जवान, पुलिस मित्र सहित गांव के अन्य लोग शराब पार्टी में जमकर जाम छलका रहे थे। जब वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई और देर रात छापेमारी करके आरोपी वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। आपको बता दें कि बिहार में शराब को लेकर के सरकार इन दिनों काफी सख्त है, जब पुलिस द्वारा लगातार शराब बेचने और पीने वालों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसके साथ ही अवैध शराब के निर्माण में लगे माफियाओं पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए ड्रोन से लेकर के हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद भी शराब पीने वाले लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में निगरानी ब्यूरो के हत्याचर्या जल संसाधन विभाग के इंजीनियर पिता पुत्र की अथाह संपत्ति की जांच लगातार जारी है। ब्यूरो की जांच टीम को उम्मीद है कि पिता पुत्र के पास और भी संपत्ति है जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। निगरानी को उम्मीद है कि आरोपियों के पास और बैंक लॉकर भी हो सकते हैं जिसकी जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। जब ब्यूरो को सूचना दी थी कि इन दोनों ने मिलकर के आय से अधिक करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है, लेकिन जांच में इनके पास से करीब 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। निगरानी ब्यूरो ने शनिवार को जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और जिला परिषद छपरा में तैनात शंभुनाथ सिंह और उनके इंजीनियर पुत्र अमित कुमार, जो कि रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिवीजन खगोल में पदस्थापित है, उनके ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छापा मारा था। जहां शनिवार को ही निगरानी ब्यूरो की टीम ने इनका एक और बैंक लॉकर खोला था जिसमें करीब 44 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए थे। सूत्रों ने बताया है कि इंजीनियर पिता और पुत्र के कैनरा बैंक के साथ ही कुछ अन्य बैंकों में भी लॉकर हो सकते हैं जिसके बारे में सूचनाएं जुटाई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में एक कार से करोड़ों रुपए का कैश जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी चेकिंग के दौरान कार से करोड़ों की रकम बरामद हुई है। जब पुलिस ने कार सवार 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। गोपालगंज के हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में कार से जब्त किए गए नोटों की गिनती की गई तो फिर उसमें 1,48,99,500 रुपए निकले। बरामद सभी नोट 500 और 2,000 रुपए के बताए जा रहे हैं। दरअसल मामला गोपालगंज जिला के फुलवड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर के पास का है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया है कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी जब तभी यूपी की तरफ से आ रही एक कार को रोका गया जिसमें जांच के दौरान डिक्की से भरी मात्रा में कैश मिले। जब्त रकम को थाने ले जाया गया। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अधीक्षक के मुताबिक बरामद रकम को काउंट करने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई। नोटों की गिनती में 1.5 करोड़ कैश का पता चला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन कल भागलपुर पहुंचे थे। इस मौके पर बम धमाके पर शाहनवाज हुसैन ने दुख जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से घायलों की देखरेख एवं खाने पीने का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी रहने एवं खाने पीने का इंतजाम किए गए हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये बड़ी घटना है, एक साथ 15 लोगों की मौत हो गई है। इस दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा है कि इतनी बारूद एक जगह कैसे थी, इसकी भी जाँच प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इससे पहले भी सैयद शाहनवाज हुसैन घायल एवं घायलों के परिवारों से भी मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों को अब और अधिक देर तक बिजली मिल सकेगी। साथ ही छोटे शहरों में भी बिजली कटौती की समस्या अब कम होगी। आपको बता दूं कि औरंगाबाद के नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन की 660 मेगावाट की तीसरी और अंतिम इकाई से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। रविवार को इस यूनिट ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मापदंडों के अनुरूप अपने 72 घंटे का फुल लोड ट्रायल रन ऑपरेशन सफलतापूर्वक कमीशन कर लिया है। एनटीपीसी के प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस परियोजना की 84% बिजली घरें राज्य यानी कि बिहार की आवंटित की है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही बिहार का राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। एक और जहां बिहार एमएलसी चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, वहीं यूपी चुनाव का आफ्टर इफेक्ट भी यहां देखने को मिल रहा है। जब विशेष करके सीएम नीतीश कुमार के मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बीच जारी विवाद का माना जा रहा है कि अब यह विवाद भी अपने परिणाम की ओर बढ़ गया है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने इस दिशा में संकेत दे दिए हैं। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि 20 मार्च से पहले ही पार्टी उनके बारे में फैसला ले लेगी। इसका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अपने अपने दलों के लिए प्रचार करने के बाद बिहार के राजनेता अब वापस आ गए हैं। यहां पहुंचने के साथ ही बयानों का दौर शुरू हो गया है। बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। इस बार उन्होंने वीआईपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बिहार और बिहारी को लेकर के कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। साथ ही कहा है कि इन्हीं वजह से पार्टी दिन प्रतिदिन मिट्टी में मिलती जा रही है। पहले पंजाब के सीएम चन्नी और अब तेलंगाना के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की ओर से दिए गए बयानों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ये लोग अपनी जड़ खुद ही खोद रहे हैं। अब बिहार में कांग्रेस क्या मुंह लेकर के जनता के बीच जाएगी? यदि इसी तरीके से भेदभाव का काम करते रहे तो फिर उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। प्रिय ग्राहक, आपका एसबीआई बैंक अकाउंट केवाईसी के लिए निलंबित कर दिया गया है। कृपया इस लिंक पर क्लिक करके अपना केवाईसी 10 मिनट पर पूरा करें।
अगर आपके पास भी ये एसएमएस किसी नंबर से प्राप्त हुआ है तो आप होशियार हो जाइए, क्योंकि ये एक केवाईसी फ्रॉड है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से ग्राहकों को केवाईसी धोखाधड़ी के बारे में जागरूक किया है। एसबीआई ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हैशटैग ये रॉन्ग नंबर है, केवाईसी फ्रॉड का उदाहरण है। इस तरह के एसएमएस से धोखाधड़ी हो सकती है। आप अपनी सेविंग को खो सकते हैं, यानी कि पैसे को खो सकते हैं। किसी भी एम्बेडेड लिंक पर क्लिक ना करें। एसएमएस प्राप्त करने पर एसबीआई के सही शॉर्ट कोड की जांच करें। जहां सतर्क रहें और एसबीआई के साथ बने रहें। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने देश में बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का मसौदा पेश किया है। इसके लिए बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 पेश किया गया है। आरएसएस ने मुस्लिम महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए देश भर में अभियान चलाने की प्लानिंग की है। जहां ये मंच मुस्लिम महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड में संशोधित करने के लिए अभियान चलाएगा। इस अभियान के दौरान मुस्लिमों को शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने के पीछे की वजह बताई जाएगी। जहां मुस्लिम मंच का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं की शादी कम उम्र में ही हो जाती है, क्योंकि शरिया कानून के तहत तरुणाई प्राप्त करने की पर वह विवाह की योग्य ही हो जाती है। जहां ग्रामीण इलाकों में 12 से 13 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती है और 20 की उम्र होने तक उनके कई बच्चे हो जाते हैं। ये लड़कियों के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। मंच ने कहा है कि देश में मुस्लिम समाज 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह और युवावस्था में लड़कियों की शादी जैसी कुरीतियों के दुष्प्रभाव से अवगत हो गया है। इस मामले पर अब देशव्यापी चर्चा की जाएगी। इसी पहल के तहत आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मस्जिदों में महिलाओं की नमाज अदा करने के लिए अलग से स्थान बनाने की मांग करेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। जब कांग्रेस, वाम दल और आरजेडी के विधायकों ने पोस्टर लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और गया में पुलिस के द्वारा महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष का सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा राजद सहित तमाम विपक्षी दलों ने भागलपुर में बम ब्लास्ट वाले मामले पर भी सदन के बाहर नारेबाजी की है। जहां राजद ने भागलपुर बम ब्लास्ट मामले की जांच की मांग की है। राजद की महिला विधायक ने कहा है कि नीतीश शासन में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। सीएम कहते हैं कि सम्मान होता है, लेकिन ये अपने पुलिस से महिलाओं का अपमान कराते हैं। राजद नेताओं ने कहा है कि हम सदन के अंदर भी ये मुद्दा उठाएंगे। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश सरकार पुलिस की आड़ में खुद गुंडागर्दी कर रही है, जब पुलिस के भेष में गुंडे घूम रहे हैं और उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त है। वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, जब कांग्रेस का कहना है कि सरकार की सभी परियोजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस साल कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखते हुए बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा रही है। जहां बिहार बोर्ड ने इस साल भी सबसे पहले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने का रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज करा लिया है। जहां बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। जहां बिहार बोर्ड परीक्षा फरवरी में आयोजित हुई थी और बिहार बोर्ड 12वीं की आंसर की भी जारी कर दी गई थी। इस पर आपत्ति उठाने का समय भी दिया जा चुका है। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के 1 हफ्ते के अंदर जारी कर दिया जाता है। इस साल बिहार बोर्ड 12वीं की आंसर की पर आपत्ति उठाने के लिए छात्रों को 6 मार्च 2022 तक का समय दिया गया था। 8 मार्च 2022 से 13 मार्च 2022 के बीच घोषित किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के पटना, सारण, दरभंगा, बक्सर समेत 18 जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं। इस नियम कानून के अनुसार ही जमीन सर्वे का काम किया जाएगा। अब आपको उन जिलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। तो बात करते हैं कि बिहार के पटना, सारण, दरभंगा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज और नवादा जिले में दूसरे चरण का जमीन सर्वे शुरू कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर जमीन सर्वे में क्या फायदा होगा। तो जमीन का विवाद खत्म होगा, जमीन का नया खतियान बनाया जाएगा, जमीन की सभी जानकारी ऑनलाइन होगी, जमीन का नया नक्शा भी बनाया जाएगा, जमीन के कागजात जीवित रैयत के नाम से तैयार किया जाएगा। अब बात जमीन सर्वे के नियम के बारे में करते हैं। तो बात करते हैं कि आप जमीन के किसी भी कागजात जैसे खतियान, खेवाला, रसीद आदि के द्वारा जमीन सर्वे करा सकते हैं। अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन के कागजात डाउनलोड कर सकते हैं। जमीन किसी ऐसे व्यक्ति के नाम है जो जीवित नहीं है तो आपको वंशावली बनानी होगी और उसे ग्राम सभा में सत्यापित किया जाएगा। जमीन पर कोई केस चल रहा है तथा मुकदमा कोर्ट में लंबित है तो फिर आप कोर्ट द्वारा जारी किए गए कागजात से सर्वे करा सकेंगे।
आपको जमीन सर्वे के लिए प्रपत्र 2 फॉर्म को भरना होगा और इसे सर्वे कर्मी के पास जमा करना होगा। जहां फॉर्म भरने के दौरान आप जमीन की हर जानकारी सही से भरें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में दारोगा बहाली के लिए मुख्य परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। इसके लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार पुलिस के अधीन पुलिस अवर निरीक्षक एवं सार्जेंट अवर निरीक्षक के खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। जहाँ पीटी में सफल अभ्यर्थियों के लिए 24 अप्रैल को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। जहाँ इसको लेकर के अधिसूचना प्रकाशित किया गया है। दोस्तों इस वक्त भागलपुर ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस मामले में झारखंड कनेक्शन भी सामने आया है। जहां इस पूरे मामले की जांच कर रहे एटीएस भागलपुर के खुलासे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भागलपुर के जिस घर में विस्फोट हुआ है वहां विस्फोटक झारखंड के साहेबगंज जिले से लाया गया था। ऐसे में एटीएस की टीम जांच के साहेबगंज निकल चुका है। इस पूरे मामले की जांच कर रहे एटीएस भागलपुर के खुलासे में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भागलपुर के जिस घर में विस्फोट हुआ है वहां विस्फोटक झारखंड के साहेबगंज जिले से लाया गया था। ऐसे में एटीएस की टीम जांच के लिए साहेबगंज निकल चुकी है। अब इस मामले में टेरर एंगल से भी जांच हो रही है। जहां वही धमाके के बाद से घर का मालिक मोहम्मद आजाद फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार एटीएस की जांच में जो खुलासा हुआ है उसके बाद से अब इस मामले में टेरर एंगल से भी जांच शुरू हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि सीवान जिले में एक प्रसिद्ध मंदिर की पुजारी को बदमाशों ने गोली मार दी। सीवान जिले के सिसवन प्रखंड में स्थित ऐतिहासिक बाबा महेंद्रनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी रामगढ़ गांव निवासी तारकेश्वर उपाध्याय उर्फ लाल बाबा को सोमवार सुबह बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। सदर अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। वहां से उनकी स्थिति गंभीर को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। आपको बता दो कि इससे पहले भी उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, हालांकि तब वे बाल बाल बच गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से जारी भीषण जंग के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारी छात्रों की वापसी जारी है। वहीं अधिकारियों ने रविवार को बताया है कि युद्ध प्रभावित यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे अब तक 750 से ज्यादा छात्र बिहार के 38 जिलों में अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं। ऐसे में बाकी बचे हुए छात्र ऑपरेशन गंगा के तहत निर्धारित उड़ानों से दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दो कि पटना हवाई अड्डे की उनकी यात्रा का खर्च बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार वहन कर रही है। वहीं इसके बाद बिहार सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है जहां कारों से उन्हें उनके संबंधित स्थान तक पहुंचाया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में छात्रों के माता पिता उन्हें अपने गाड़ियों से लेकर गए। जहां ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के मुताबिक अब तक कुल 756 छात्र बिहार पहुंच चुके हैं, जहां पर राजधानी पटना जिले में सबसे ज्यादा 116 छात्र लौटे हैं। जहां इसके बाद पूर्वी चंपारण 60, गया और सीतामढ़ी 39, नालंदा 32 और मुजफ्फरपुर 30 का स्थान है। वहीं छात्रों की वापसी यात्रा 27 फरवरी को शुरू हुई, जब जेडीयू के एक विधायक की बेटी सहित 23 यात्री राज्य लौटे। दोस्तों बात करते हैं कि अब बिहार में कैमूर जिले से होकर के गुजरने वाले NH-19 पर 24 लेन के टोल टैक्स की सुविधा होगी। बहुत जल्द ही लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर लगने वाली जाम से छुटकारा मिलेगा। अब इससे होकर के आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यह फास्ट टैग इससे पहले संपूर्ण लागू किया गया है, लेकिन इसके बाद भी जाम से छुटकारा नहीं मिल सका है। जहाँ अब सरकार ने यह फैसला किया है कि यहाँ 6 लेन वाली सड़क के लिए टोल प्लाजा पर 24 बूथ बनाए जाएंगे। जहाँ 100 मीटर या फिर उससे अधिक जाम है तो फिर जाम में फंसे 100 मीटर तक के गाड़ियों को फ्री में जाने दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस से विधान परिषद की 5 सीटों की मांग की है। जहां वे रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रदेश प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पप्पू यादव ने यह बात कही है। आरजेडी और कांग्रेस में अलगाव के बाद पप्पू यादव की पार्टी अब कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है। पप्पू यादव ने सहरसा, कोसी, पूर्णिया, वैशाली, छपरा और मुंगेर की सीटें मांगी है। पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस और जाप मजबूती के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। किसी प्रकार से कोई भी सौदा नहीं होगा। पप्पू यादव ने कहा है कि राजनीति में लंबा चलने की जरूरत है। पप्पू यादव ने यह भी बताया है कि माफिया राज, भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी के खिलाफ जनाधिकार पार्टी 7 मार्च को राजभवन मार्च किया। कल 20,000 से ऊपर लोग सड़क पर उतरा और महामहिम से गुहार लगाए। उन्होंने बताया है कि अप्रैल माह में वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि माफियाओं से आजादी दिलाकर रहेंगे। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। रोजगार के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर रहेंगे।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।